perform arithmetic operation. Arithmetic operator specially help us to perform arithmetic operation. नहीं, यही काम कर रहा था। अर्थमेटिक ऑपरेटर का यूज क्यों कर रहे हैं? अर्थमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए बेसिकली। नाउ वी नीड टू असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ वी नीड टू वर्क विद असाइनमेंट ऑपरेटर। व्हाट इज असाइनमेंट ऑपरेटर? देखो, और वाई भी यूज असाइनमेंट ऑपरेटर तो क्लियरली है। असाइनमेंट ऑपरेटर हेल्प अस टू असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल। असाइनमेंट ऑपरेटर का बस एक ही काम होता है, वेरिएबल के अंदर वैल्यू को स्टोर कराना, सिंपल। जैसे पहला असाइनमेंट ऑपरेटर कौन था? इक्वल टू। इक्वल टू का क्या यूज है बता दो आप। जैसे विदाउट, यदि हम एक वेरिएबल लें, देखो ध्यान से, हम असाइनमेंट ऑपरेटर स्टार्ट करने वाले हैं फिलहाल। वी आर यूजिंग असाइनमेंट ऑपरेटर। असाइनमेंट ऑपरेटर का देखो स्पेलिंग थोड़ा सा आप देख लेना अपने एंड पे। तो सबसे पहला जो असाइनमेंट ऑपरेटर दैट मीन कॉल्ड इक्वल टू ऑपरेटर, जिसे असाइनमेंट ऑपरेटर भी कहा जाता है। तो आप मुझे बताना, यदि वेरिएबल हमने बनाया उसमें विदाउट इक्वल टू लिखे वेरिएबल असाइन हो पाएगा? इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन हो पाएगी किसी भी केस में? नहीं। सो इक्वल टू हेल्प अस टू असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल, इसलिए क्लियरली कह सकते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर हेल्प अस टू असाइन द वैल्यू इन अ वेरिएबल। तो ये तो था पहला इक्वल टू। दूसरा जो था हमारा प्लस इक्वल टू, इसको कहा जाता है असाइनमेंट ऑपरेटर, एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। ये याद रखना है। दिस इज कॉल्ड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। बातें नहीं, पीछे से बात आ रही है करमवीर आपकी। वही बैठे बैठे तो बात भी कर रहे हैं आप, चुपचाप नहीं बैठे बस। देखो सपोज भी है वो वेरिएबल n1, इसकी वैल्यू है 45 सपोज, और वी नीड टू ऐड 10। इस n1 में हमें 10 ऐड करना है। सपोज n1 की जो वैल्यू है उसमें कितना ऐड करना है? 10। तो इसको 10 ऐड करने के लिए आप यही लिखोगे ना कि n1 जो वैल्यू है उस n1 में कितना ऐड करना है? 10, यही लिखोगे ना। कोड यही लिखोगे इसमें 10 ऐड करना हो तो इसी प्रॉब्लम को आप जो ये इक्वल टू पहले ऐड कर रहे हो फिर इसमें स्टोर कर रहे हो, इसी पूरे वर्क को एक सिंगल लाइन में की जा सकती है। कैसे एक सिंगल लाइन में कर सकते हो? कैसे वो देखो। एक सिंगल लाइन में की जा सकती है इस कोड को। कैसे? आप सिंपली लिख सकते हो n1 प्लस इक्वल टू 10। इसमें होगा क्या कि n1 की जो वैल्यू रही है उसमें 10 ऐड हो जाएगा। जो काम ये कोड कर रहा है वही सेम काम ये कोड भी कर रहा है। मतलब प्लस इक्वल टू क्या करेगा, तो उसमें एडिशन भी करवा देगा और सेम टाइम में वेरिएबल के अंदर वैल्यू भी स्टोर कर देगा। आ रही समझ में या नहीं आ रही है? जैसे जो काम अभी कर देखिए, नहीं समझ में आ रहा तो देखिए, पहले हमने क्या किया कि एन वन प्लस इक्वल टू एन टेन किया, तो इससे क्या होगा कि जो वैल्यू है उसमें 10 ऐड हो गया होगा। मतलब एन वन की वैल्यू क्या हो गई होगी? 55। यस और नो? इसी काम को आप ऐसे भी कर सकते थे। जैसे देखिए हमने अभी एन वन प्लस इक्वल टू 20, तो एन वन की वैल्यू कितनी है? 55। इसमें 20 ऐड होगा तो कितना हो जाएगा? तो देखिए यदि आप इस लिखो तो आप एन वन यदि मैं प्रिंट करूँ तो देखो 75 हो गया। तो जो आप काम ऐसे कर रहे हो उसी सेम काम को आप कैसे कर सकते हो? डायरेक्टली ऐसे सिंगल लाइन, ज्यादा कन्वीनियंट है कंपेयर टू दिस वन। जब भी आपको सेम वेरिएबल के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना हो और सेम टाइम उसे स्टोर भी कराना हो तो आप क्या यूज करें? प्लस इक्वल टू। समझ गए? दिस इज कॉल्ड एडिशन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट ऑपरेटर। तो सेम काम ये भी है, यहाँ भी जैसे एडिशन कर रहा था सेम टाइम ये क्या करेगा? सब्ट्रैक्शन करके देगा। सब्ट्रैक्शन असाइनमेंट, जिससे एन वन की वैल्यू फिलहाल क्या बताइए? 75 है ना। एन वन की फिलहाल वैल्यू क्या है? 75। इसमें मुझे 50 माइनस करना होता, 50 50। तो आप क्या लिखते हैं? एन वन इक्वल टू एन वन माइनस 50, यही लिखते हैं ना कोड। आपको 50 माइनस करना होता तो यस और नो? इसी सेम कोड को आप एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो। कैसे? एन वन माइनस इक्वल टू 50। समझ गए आप? और देखिए यदि एन वन को माइनस किए तो वैल्यू क्या हो जानी चाहिए थी? 25। तो देखो आ गया। यस और नो? ये कोड रन नहीं किया था, ये कोड कमेंट हो चुका है, ध्यान से देखिए, ऐसा मत समझना कोई। तो हमने क्या किया, पहले एन वन को माइनस करा दिया 50 से, तो वैल्यू क्या हो गई? माइनस 25 हो गया। समझ में आया नहीं आया सब? नाउ इसी के अगेन अगेन देख, नेक्स्ट वन इज द सबट्रैक्ट मल्टीप्लिकेशन असाइनमेंट ऑपरेटर। नेक्स्ट वन इज द मल्टीप्लिकेशन। समझ में आ ही रहा होगा सबको ये। तो एन वन की वैल्यू फिलहाल क्या है? 25। इसमें मुझे 10 मल्टीप्लाई करना हो तो आप इसको कोड यही लिखोगे ना, एन वन इक्वल टू एन वन इंटू 10, ऐसे लिखोगे नॉर्मली। बट एक स्मार्ट वे ये है कि एन वन इंटू इक्वल टू 10 लिख दो। ये ज्यादा बेटर और प्रिफरेबल है कि जो एन वन की वैल्यू है उसमें 10 मल्टीप्लाई भी हो जाएगा और एन वन में सेम टाइम वो स्टोर भी हो जाएगा।
तो N1 की वैल्यू हम क्या करते हैं, 250 होनी चाहिए। देखो 250 हो गई। ओहो, ये भी कोड चल गया, ये भी कोड चल गया, दोनों चल गया। पहले क्या हुआ, N1 की वैल्यू 25 से 250 हुई, और फिर अगेन 10 से मल्टीप्लाई तो 2500 हो गई। यस और नो? समझ रहे हैं आप कोड को ना, वर्किंग फ्लो। तो इस तरह से हम इस सेम काम को ऐसे भी कर सकते हैं, सेम काम को ऐसे भी कर सकते हैं। तो ज्यादा बेटर है, इसको लिखने से ज्यादा बेटर क्या है, आप इसे प्रिफेयर किया करेंगे अपने में। समझ रहे हैं ना, आप इससे प्रिफेयर करना। हम N1 की वैल्यू फिर से साइन कर देते हैं 25। और देखिए, अब देखिएगा, परफेक्ट। समझ में आया हम सभी को या नहीं है, बताओ। यहाँ तक क्लियर हुआ सबको? हमने N1 की वैल्यू 25 फिर से प्रिफेयर साइन किया हम। अब नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। इसी तरह से बताओ, अब बाकियों को बताने के लिए है, समझ गए हो? ये देखो, क्या ये बताने की नीड है? क्या इससे बताने की नीड है, समझ गए आप? डिवाइड करेगा और वेरिएबल के अंदर स्टोर करेगा। ये क्या करेगा, रिमाइंडर को रिटर्न करेगा और उस वैल्यू के अंदर स्टोर भी करा देगा। ये अलग से बताना पड़ेगा, समझ गए हो? बताओ। वो करने कहेगा हाँ समझ गए, कह रहा है बता दो। आप सौरभ, सौरभ बता दो आप एक बार थोड़ा सा। हमें लगा समझ गए होगे सब लोग, ये तो हमको आइडिया हो गया, बेसिक लेवल पे था चीजें। चलो फिर से फिर भी बताओ। तो देखो आप, नेक्स्ट वन इज द, ये आपका एक्सपोनेंशियल असाइनमेंट ऑपरेटर है। तो ये बचे हैं ये तीन, इनको बस बता देता हूँ आपको। जैसे एडिशन कर, ये देखो ये डिवीजन है, इसका नाम चेंज कर देता हूँ मैं। ये ट्रू डिवीजन ऑपरेटर था, ट्रू डिवीजन। ये हो गया फ्लो डिवीजन। ये हो गया मॉडुलस डिवीजन। और ये हो गया एक्सपोनेंशियल। नहीं, देखिए, जैसे N1 की वैल्यू हमने था, हमारा N1 की वैल्यू जो है वो क्या है, 180। समझ करो। अब मैं N1 में, N1 इज इक्वल टू N1 डिवाइडेड बाई 4 करूं या 20 करूं, तो आउटपुट क्या आएगा बताओ आप? क्या रिटर्न करता था, कोशेंट विथ फ्लोट, मतलब 4.0 आना चाहिए, यही ना? यही आना चाहिए था। N1 को यदि 20 से डिवाइड करूं तो वैल्यू क्या आएगी N1 की? 4.0 ना, 4 कैसे 4.0 आएगा ना? तो गल पड़े। सर आवाज नहीं आ रही है। ये तो इसको आप जो ये सेम कोड को एक सिंगल लाइन में लिख सकते हो, इक्वल टू डिवीजन, नहीं डिवीजन इक्वल टू, ऐसे। कितना से, 20 से, तो हमें आउटपुट क्या आएगा, 4.0। देखो इन 4.0 आ रहा है, 4.0 आ रहा है ना? क्या हो गया, फोन चार्ज हो रहा है। मतलब मुझे इवन जो वो है ना, ये एयरबड्स वो भी 2 में चार्ज कर, जाते जाते 100% चार्ज करके जाते हैं। कभी कभी तो रिसेप्शन में भी लगा देते हैं, कर देना भैया। तो देखिए, ये बेसिकली क्या कर रहा है, आपको डिवीजन रिटर्न कर रहा है, नहीं? सेम टाइम सेम क्वेश्चन ये भी है, देखिए फ्लो डिवीजन। फ्लो डिवीजन क्या करता था, आपने पढ़ा था। फ्लो डिवीजन क्या करता था, जैसे N1 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो यदि मैं यहाँ पे इक्वल टू 2 लिख दूं, इक्वल टू 2, तो इससे क्या होगा, N1 की जो वैल्यू उसमें 2 से डिवाइड होगा, कौन सा डिवीजन होगा, फ्लो डिवीजन। मतलब 2 4 जा, तो डिवीजन, तो क्वेश्चन कितना आएगा, 2। बट आउटपुट आएगा आपको किसमें, इंटीजर फॉर्मेट में, क्योंकि फ्लो डिवीजन हमेशा किस में रिटर्न कर रहा था, आउटपुट इंटीजर में। सो इंटीजर आ रहा है, देखिए कोई इशू नहीं है। आगे 2 पॉइंट, नहीं ये तो गड़बड़ आ रहा है, 2.0 तो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, 4.0 थी नहीं, इसलिए दिक्कत था। N1 की वैल्यू 4 रहना चाहिए, 4 से डिवाइड करो तो देखो आप, देखो
समझ में आया हमें, सब लोगों को क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट वन। फ्लो डिवीजन के बाद एक नेक्स्ट वन इज द मॉडुलस डिवीजन ऑपरेटर। आपको पढ़ा ही था मॉडुलस डिवीजन, ये क्या रिटर्न करता था? रिमाइंडर। तो यदि एक वेरिएबल की, जैसे हमने सपोज मुझे क्या करना हो कि जैसे एक चीज बताना, यदि एन, एक चीज अभी आपसे आप क्वेश्चन है, जैसे कोई भी बड़ी वैल्यू, जैसे 1 to 1 है या वट एवर बड़ी वैल्यू है, इसमें एक चीज मैं बता रहा हूँ आपको, एक ट्रिक याद रखना। इक्वल टू यदि इसमें मैं मॉडुलस डिवीजन से डिवाइड करूंगा, तो किसी भी वेरिएबल में, किसी भी वैल्यू में यदि उसे 10 से डिवाइड करोगे ना, तो उसका जो रिमाइंडर आएगा उसका लास्ट डिजिट होगा हमेशा। जी ध्यान रखना आप कि किसी भी नंबर में 10 से डिवाइड करो, चाहे वो कितनी भी बड़ी वैल्यू रही हो, उसमें 10 से डिवाइड करोगे तो जो उसका जो लास्ट डिजिट है वही आपका आउटपुट बनेगा। रिमाइंडर जो है वो क्या क्या आएगा, उसका लास्ट डिजिट। जैसे देखो 1 to 1 में किसी भी नंबर में आप यदि 10 से डिवाइड करो, 10 से डिवाइड करो, 10 1 जा कितना होता है? 10, 2 1 आया, 10 2 जा 20। ये क्या है बताओ, रिमाइंडर कितना आ रहा है? 1। और ये 1 क्या है? इसका लास्ट डिजिट। तो कितनी बड़ी भी वैल्यू रही होगी, आप किसी वैल्यू पे चेक करना, यदि उसे 10 से डिवाइड करोगे तो जो रिमाइंडर है उसका हमेशा क्या आएगा? लास्ट डिजिट। और जो क्वोशंट आएगा ना बेटे, ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन आगे जाके इसे यूज करूंगा मैं। और जो क्वोशंट बचेगा वो रिमाइंडर के बाद वाली वैल्यू रहेगी। देखो समझ में आया? देखो क्वोशंट क्या बच रहा है? 12, 1 को छोड़ के बच रहा है ना। चाहे कितनी बड़ी भी वैल्यू लिख पे चेक करके देखना, हमेशा रिमाइंडर जो है उसका लास्ट डिजिट बनेगा। और जो क्वोशंट बनेगा उसका वो क्या रहेगा? रिमाइंडर के बाद जो, सॉरी, क्वोशंट के बाद वाली वैल्यू, मतलब लास्ट डिजिट के बाद वाली वैल्यू जो है वो आपकी क्वोशंट बनेगी। जैसे 1 to 1 में देखो, जैसे 1 to 1 में क्या है? रिमाइंडर क्या बन रहा है? 1। और क्वोशंट क्या बन रहा है? 12। तो जो 12 है वो बची हुई वैल्यू है, यस और नो? तो इसे हम यूज करेंगे आगे जाके, आप ध्यान रखिएगा ये चीजें। जैसे हम यदि अभी हम डिवाइड करें, देखो ये 1 to 1 में ही नहीं, कोई भी बड़ी वैल्यू लेके दिखाता हूँ। तो कोई बड़ी, इतनी बड़ी वैल्यू है, इसकी लास्ट डिजिट हम होप क्या करते हैं? लास्ट डिजिट क्या आना चाहिए? क्योंकि n1 क्या रिटर्न करता है? रिमाइंडर ही रिटर्न करता है ना हमें। तो यदि n1 को मैं प्रिंट कराऊं तो n1 क्या रिटर्न करेगा? इसका लास्ट डिजिट, मतलब आउटपुट क्या आना चाहिए हमारा? 8। देखो 8 आ रहा है। और इसी को यदि मैं ऐसे डिवाइड करूं, ध्यान से बताना है, क्वेश्चन गड़बड़ाना मत कोई भी। यदि बेटा यहाँ पे मैं ये कर दूं फ्लो डिवीजन, तब आउटपुट क्या आएगा बताना? इसको छोड़ के बाकी वैल्यू, 8 को छोड़ के बाकी वैल्यू, यस और नो? नहीं, क्योंकि ये डिवीजन क्या रिटर्न करता है? क्वोशंट। और क्वोशंट किस फॉर्म में? इंटीजर के फॉर्म में। तो इंटीजर के फॉर्म में जब आएगा तो एक क्वोशंट, लास्ट डिजिट को छोड़कर जो बाकी वैल्यू बचेगी वही आपका क्या हो जाएगा? पूरी की पूरी वैल्यू। देखो ट्रस्ट ना हो तो सॉरी, ये दिक्कत पता है कैसे हुआ? क्योंकि n1 की वैल्यू क्या हो चुकी है? अब 8 हो चुकी है ना, इसलिए। अभी आप देखना, ये अभी फिर से देखना ये वाला कुछ, देखो अब देखो, देख रहे हो ये चीजें? देखो 8 लास्ट डिजिट को छोड़कर जो बची वैल्यू वही बची ना, यस और नो? ये ट्रिक है, ये यूज होता है आगे जाके जब आप पढ़ोगे ना पॉलिंड्रोमिक नंबर्स में, स्ट्रॉन्ग नंबर्स, ये सारे जगहों पे यूज होगा। तो ये ध्यान रखिएगा, किसी भी नंबर में यदि 10 से डिवाइड करें, जो उसका रिमाइंडर होता है उस नंबर का लास्ट डिजिट होता है। और जो क्वोशंट होता है वो लास्ट डिजिट के छोड़ के बाकी की वैल्यू जो होगी वो क्या होंगे? उसके क्वोशंट। जैसे आपके सामने एग्जांपल के लिए देखो, यदि मैं किसी नंबर में डिवाइड किया 10 से, तो हमारा रिमाइंडर क्या बन रहा है? लास्ट डिजिट। उसको मैं यदि डिवाइड कर रहा हूँ तो हमारा क्वोशंट क्या बन रहा है? लास्ट डिजिट को छोड़कर वैल्यू। देखो यही वैल्यू नहीं, चाहे कुछ भी रख लेते हैं यहाँ पे ना वैल्यू, ये देखो कुछ भी वैल्यू रख लो, बड़ी कितनी बड़ी वैल्यू रख लो आप। देखो बल्कि जीरो भी लास्ट में होता तो भी, लास्ट में क्या बनेगा? जीरो है ना, तो लास्ट डिजिट क्या बनेगा हमारा? जीरो। आप देखो लास्ट डिजिट जीरो बन रहा, देखो। अब इसका यदि मैं, इसको यदि मैं, इसका देखो, यदि मैं इसको डिवाइड, इसको यदि मैं ट्रू डिवीजन करूं, या ट्रू डिवीजन क्वोशंट में क्या बनेगा? जीरो को छोड़कर बची वैल्यू। देखो देखो ये हमेशा हर वैल्यू पे ट्रू है, मतलब किसी वैल्यू पे ऐसे एक्सेप्शन नहीं है। समझ गए आप? ये क्लियर हुआ हम सभी को? और एक क्वेश्चन मैं आपको छोड़ दे रहा हूँ, जो आप पढ़ के आइएगा, मंडे को मिलेंगे इस क्वेश्चन के हम। यदि मैं -12 में 10 से डिवाइड करूँ तो रिमाइंडर क्या होप करते हैं और क्वोशंट क्या होप करते हैं? दो क्वेश्चन है। यदि -12 में 10 से डिवाइड करूं तो मुझे, मेरा क्वेश्चन ये है कि रिमाइंडर क्या होगा, क्वोशंट क्या होगा? यदि आपने डिवीजन बचपन में छोटे में अच्छे से पढ़े होगे, पेंसिल नहीं खाए होगे, नहीं, जो रिमाइंडर छोटे वाले होगा चौक से सर। नहीं पढ़ते थे, छोटे वाले चौक याद है? आप लोग नहीं पढ़े हो क्या आप लोग उससे? अरे जिस वो व्हाइट व्हाइट लिखते थे, जिस चौक से स्लेट पे जो चौक से लिखते थे, तो बचपन में चौक बच्चे नहीं खा जाते हैं? तो यदि हम बच्चे से पढ़े होंगे तो इसकी डिवीजन रिमाइंडर हम बता पाएंगे। एक बार बताइए, करिएगा सब लोग घर से। -2 आएगा, रिमाइंडर उसे डिवाइड करके तो नहीं चेक कर लिए? -2 क्यों बेटा बताओ? और देखो जैसे कि क्वेश्चन है, घर से करना है हमें। एक्स की वैल्यू यदि मैं -12 ले रहा हूँ,
और इसमें यदि मैं वैल्यू डिवाइड करूं, देखो रिमाइंडर रिटर्न करने के लिए हम क्या यूज करते थे, ये यूज करते थे ना, यस और नो, यही यूज करते थे। हाँ, एक घर से करना है तो 8 आ रहा है, दोनों करना था, रिमाइंडर क्वोशंट दोनों। तो ये रिमाइंडर इतना आ रहा है, और जब मैं इसका डिवीजन कर रहा हूँ, ट्रू डिवीजन नहीं फ्लो डिवीजन, तो आउटपुट आ रहा है कितना, देखिएगा। ये क्वेश्चन है, ऐसा कैसे हो रहा है, घर से करके आना है। क्वोशंट देख रहे हो ना, क्या आ रहा है, -2, -2 का क्यों, और ये 8 क्यों, क्वेश्चन घर से करना है नहीं, क्योंकि आना तो चाहिए था -4 जनरली हो, क्योंकि ये क्या रिटर्न करता है, रिमाइंडर। तो 10 1 जा 10 डिवाइड किया तो 10 1 जा 10, रिमाइंडर कितना होना चाहिए था, 4 ना, -4, सॉरी 2 होना चाहिए था, -2, तो रिमाइंडर 8 आ रहा है। और एक चीज और बता दूं आपको, रिमाइंडर कभी निगेटिव में हो भी सकता है क्या, रिमाइंडर कभी निगेटिव में होता है हमेशा। तो ये वैल्यू क्यों 8 आ रही है और ये वैल्यू क्यों -2 आ रही है, ये आप पढ़ के आना थोड़ा सा, एक क्वेश्चन है आप सभी से, और बेसिक मैथमेटिक्स है, इसमें कोई बताने की नीड ही नहीं है, आना ही चाहिए। -20 से -12 हो जा रहा है। वो करना है, वो करना है, आपको घर से करना है, घर से करना है ये। और मंडे को इस क्वेश्चन में हम बात करेंगे, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये था हमारा एक्सपोनेंट, लास्ट वन बचा है एक्सपोनेंशियल, इसको भी बता देता हूँ आपको। लास्ट वन इज एक्सपोनेंशियल ऑपरेटर। एक n1 की वैल्यू है हमारी, सपोज करो 4, इसमें स्क्वायर करके फिर स्टोर करवाना हो तो हम क्या करेंगे, n1 एक्सपोनेंशियली 2। यदि हम 2 करेंगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाता है, 16। तो n1 की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी, 16, देखिए, क्योंकि n1 का स्क्वायर हुआ फिर n1 का स्टोर भी हो गया नहीं। इसी सेम काम को यदि मैं ऐसे कर दूं, अभी n1 की वैल्यू हो रखी है 16, इसका वैल्यू मैं रख दूं इक्वल टू 0.5, तो आउटपुट क्या आ जाएगा बता सकते हैं आप, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n1, 8 नहीं, सॉरी 16 का 4 होता है ना, ये स्क्वायर रूट। तो ये था हमारा असाइनमेंट ऑपरेटर कंप्लीट हुआ, यही थे। आपको क्लियर हुआ सबको, यस और नो बताओ। ये मैंने असाइनमेंट ऑपरेटर क्लियर किया आज की क्लास में। नाउ मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ये कंप्लीट हुआ सबको। अब मैं डिस्कस कर रहा हूँ रिलेशनल ऑपरेटर, ये बहुत आसान है, ये बहुत ज्यादा आसान, रिलेशनल ऑपरेटर तो रियली इजी। तो देखा आपने, असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज किया था वेरिएबल के अंदर वैल्यू असाइन करने में। सेम सेम रिलेशनल ऑपरेटर का मेन यूज है किसमें, रिलेशनल ऑपरेटर का मेन यूज है कंपेयरिंग करने में, विच वन इज ग्रेटर, विच वन इज स्मॉलर, विच वन इज इक्वल इक्वल, विच वन इज नॉट इक्वल, इस तरह के काम करने में। जैसे हमारे पास एक n1 की वैल्यू है 89, n2 की वैल्यू सपोज करिए 50, और मुझे ये चेक करना है कि n1 इज ग्रेटर देन n2 या n2 इज लेस देन n1, यस और नो। तो ये और एक चीज और बता दूं मैं आपको, जैसे आपने अरिथमेटिक ऑपरेटर पढ़े थे, तो उसमें जो भी ऑपरेशन कर रहे थे तो उसकी क्या आउटपुट आ रही थी, कोई ना कोई वैल्यू आ रही थी, नहीं जैसे एडिशन कर रहे थे तो कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट हो रही थी, माइनस कर रहे थे कुछ ना कुछ वैल्यू, असाइनमेंट ऑपरेटर में भी कुछ ना कुछ वैल्यू जनरेट हो रहा था। बट रिलेशनल ऑपरेटर में वैल्यू जनरेट नहीं होगा, रिलेशनल ऑपरेटर में हमेशा आउटपुट क्या आएगा, या तो ट्रू या तो false। हमेशा चाहे वट एवर ऑपरेशन पर वट एवर एक्शन लो, ऐसा दो ही वैल्यू आएंगे रिलेशनल ऑपरेटर में, आइदर ट्रू या आइदर डन। तो करके देखते हैं। जैसे हमने यहाँ पे लिखा, दिस इज कॉल्ड लेस देन ऑपरेटर, ये तो बताना नहीं पड़ेगा ना, लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, नॉट इक्वल टू, नहीं लिखते हैं, और समझ गए, समझ गए या लिखना पड़ेगा, लेस नहीं देन, ठीक है सर। वेरी गुड, समझ गए ना, बढ़िया। तो आप देखिए यहाँ पे n1 इज लेस देन n2, तो अभी देखिए n1 की वैल्यू क्या आ रही है 89, और n2 की वैल्यू क्या आ रही है 50, तो 89 n2 से लेस है, बताओ n1 लेस है n2 से, नहीं ना, 89 50 से छोटा है, नहीं है ना। तो यदि ये कंडीशन, ये जो स्टेटमेंट है ये ट्रू नहीं है, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, फॉल्स। देखो आउटपुट फॉल्स आ रहा है। इसी की जगह पे मैं यदि ग्रेटर देन लगाया होता कि n1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू, तो क्या आउटपुट आता, n1 की वैल्यू क्या है 89, 89 इज ग्रेटर देन 50, यस, 89 50 से बड़ा है तो है ही ना, तो ये स्टेटमेंट क्या हुआ, ट्रू। जब स्टेटमेंट ट्रू है तो आउटपुट क्या आ रहा है, ट्रू। दूसरा, हम यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, देखिए यदि हमारी वैल्यू होती लेस देन इक्वल टू,
N2। तो आप नोटिस करें N1 की वैल्यू जो 89 है, N2 की वैल्यू 50 है। तो N1 N2 से लेस तो नहीं है, बट यहाँ पे यदि बराबर तो है, देखो यदि N1 की वैल्यू में 89, N2 की 89, तो आउटपुट क्या आएगा? ट्रू। मतलब एक चीज समझना ये है कि लेस देन इक्वल टू में क्या होता है? आइदर लेस या इक्वल टू तक की वैल्यू, मतलब या तो लेस हो या तो फिर इक्वल टू तक हो। तो इक्वल टू तक को क्या मान करेगा? ट्रू। नहीं, जैसे देखो आप, जैसे इसकी वैल्यू 29 रहती है तभी ट्रू होता। ट्रू होता या नहीं होता बताओ? तभी ट्रू होता। और नाउ सेकंड वन इज द ग्रेटर देन इक्वल टू। ग्रेटर देन इक्वल टू में क्या होगा? या तो ग्रेटर या इक्वल। ग्रेटर देन इक्वल टू में यही तो वर्क करेगा। ये और नो, समझ में आया नहीं आया बताओ? देखो जैसे हमने ये लिखा कि N2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू N1, तो N1 N2 की वैल्यू क्या है? ग्रेटर है N2 N1 से। यस और नो? देखो N2 की वैल्यू क्या आ रही है? 89, और N1 की वैल्यू क्या आ रही है? 29। तो 89 ग्रेटर देन 29। यस, ट्रू है। इक्वल रहे ना रहे, एक तो कंडीशन हो रहा है ना, तो फुलफिल। तो एक फुलफिल हो रहा है, उसके भी यहाँ पे आउटपुट आ रहा है ट्रू। इवन यदि N2 की वैल्यू N1 से बराबर भी होता, 89 होता, तभी ट्रू आता। नहीं, देखिए ट्रू आ रहा है। नहीं, तो ये रहा और फिर इक्वल इक्वल टू, तो N1 और N2 की वैल्यू बराबर है, तो क्या यदि मैं इक्वल इक्वल टू करूँ तो क्या आएगा आउटपुट? ट्रू। क्योंकि N1 और N2 की वैल्यू बराबर है। यदि मैं यहाँ पे लिखूंगा नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू मतलब बराबर नहीं है, हम क्या लिख रहे हैं कि N1 N2 के बराबर नहीं है। बट एक्चुअल में ऐसा तो नहीं है, N1 और N2 बराबर है। बराबर नहीं है और आप कह रहे हो है, तो ट्रू बहुत सारा है। नहीं, क्या दीपक? लो, गुड आफ्टरनून दीपक, बताओ। हाँ, तो ये हो गया हमारा ग्रेटर देन इक्वल टू और नॉट इक्वल टू रिलेशनल ऑपरेटर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नाउ मूव टू नेक्स्ट वन, लॉजिकल ऑपरेटर। बढ़ते रहना है ऐसे, समझ में आ रहा हो तो बढ़ते रहते हैं। कोई क्वेश्चन तो नहीं है हमें से किसी का? नहीं। देखिए अब लॉजिकल ऑपरेटर है तो बड़ा सिंपल, बस समझना है थोड़ा सा, देखिएगा। है तो बहुत सिंपल है, बट समझना थोड़ी सी है लॉजिकल ऑपरेटर। वी मूव टू नेक्स्ट वन, लॉजिकल ऑपरेटर। देखना ध्यान से, लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो यूज होता है रिलेशनल ऑपरेटर के साथ ही। जब आप रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करके बातें बहुत करते हो पीछे और तेज आवाज में बातें कर दो, थोड़ा वॉल्यूम स्लो रखो, तो यहाँ तक आवाज आती है प्रॉपर। लॉजिकल ऑपरेटर की करा है ओके सर ऑल, मतलब बात करेगा। आ, यही वाला हिस्ट्री पढ़ रहे हो? अच्छा फिर ठीक है। लॉजिकल ऑपरेटर, तो देखो लॉजिकल ऑपरेटर का यूज होता है जब हमने मल्टीपल स्टेटमेंट यूज किया और मल्टीपल स्टेटमेंट को एक साथ वर्क करना है। जैसे जैसे हमारा देखो N1 N2 दो वैल्यू थी ना, N1 और N2, इसके साथ हमने N3 भी बनाया। सपोज करो हमने एक वैल्यू बनाया x की वैल्यू 45, x की वैल्यू वैल्यू 55, y की वैल्यू 68, और जेड एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू है सपोज करो 88। तीन वैल्यू है हमारे पास। अब यदि हमने यहाँ पे लिखा x इज लेस देन y, x y से क्या छोटा है, y इक्वल इक्वल टू जेड, क्या y जेड से बड़ा है, सॉरी बराबर है, या जेड इज ग्रेटर देन x। एक साथ कितने स्टेटमेंट बताइए? तीन है। और तीनों स्टेटमेंट पे एट ए टाइम वर्क करना हो, देन वी कैन यूज। एक्चुअली ये तीनों स्टेटमेंट को एक साथ यूज करना हो, इसे कहा जाता है कंपाउंड स्टेटमेंट। कंपाउंड कंडीशन भी कुछ लोग कहते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट भी कह सकते हैं। तो यदि कंपाउंड स्टेटमेंट पे एक साथ वर्क करना हो, देन वी नीड टू यूज लॉजिकल ऑपरेटर। तो क्या यूज करना पड़ेगा हमें? लॉजिकल ऑपरेटर। तो लॉजिकल ऑपरेटर में तीन होते हैं, एंड और नो। तो एंड का बिहेवियर कैसा है सो बता देता हूँ, और का कैसा है वो बता देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। पहले एंड की बात कर लेते हैं, एंड की। तो एंड में क्या होता है सो देखो, जैसे हमने ये कंडीशन C1 C2 C3 मल्टीपल लिया, C1 C2 C3 C पर मल्टीपल कंडीशन है, और ये हमारा रिजल्ट है। क्योंकि लॉजिकल ऑपरेटर भी दो ही चीज रिटर्न करेगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स।
जब आप देखो ध्यान से सुनना, जब रिलेशनल ऑपरेटर के साथ काम करोगे तो देखो एक चीज बताओ, ये जो ऑपरेटर या तो क्या रिटर्न करेगा, ट्रू या तो फॉल्स। नहीं, या तो ट्रू या तो फॉल्स, यही करेगा ना, या तो ट्रू या तो फॉल्स। तो जब ये लॉजिकल ऑपरेटर ट्रू फॉल्स के साथ काम करता है तो आउटपुट हमारा या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। जब डायरेक्ट वैल्यू के साथ करेगा तो ट्रू फॉल्स ही सिर्फ नहीं करता, मतलब मैं आपको बता दूं, लॉजिकल ऑपरेटर सिर्फ ट्रू और फॉल्स ही रिटर्न नहीं करते, वैल्यू भी रिटर्न करते हैं। बट लॉजिकल ऑपरेटर को जब हम बुलियन वैल्यू के साथ वर्क कराते हैं, अभी बुलियन वैल्यू ही तो है, आपको ये जो वैल्यू दिख रही है आपके लिए है, बट इवेलुएट होगी या तो ट्रू या तो फॉल्स ही तो आएगी, ये इवेलुएट होगी ना पहले। तो इवेलुएट होने के बाद वैल्यू ट्रू या तो फॉल्स हो जाएगी, तो हम एक्चुअली लॉजिकल ऑपरेटर जो लगाने वाले हैं इनके बीच में, वो या हम किसके साथ लगाने वाले हैं, ट्रू बुलियन वैल्यू के साथ। तो जब आपका लॉजिकल ऑपरेटर बुलियन वैल्यू के साथ वर्क करता है तो हमारा आउटपुट हमेशा क्या आएगा, या तो ट्रू या तो फॉल्स। बट लॉजिकल ऑपरेटर हमेशा ट्रू फॉल्स रिटर्न नहीं करता, वैल्यू भी करता, करके दिखा देंगे आप। तो आप समझिएगा ध्यान से, जैसे हमने एंड यूज किया तो एंड में मल्टीपल हमने कंडीशन लगा रखे थे, ये सब क्या एक तरह की कंडीशन ही, तो एक कंडीशन वन, कंडीशन टू, थ्री। तो यदि सारे कंडीशन की वैल्यू ट्रू है, ध्यान से सुनना, सारे कंडीशन जितने भी कंडीशन लगा रखे हैं हमने, सारे कंडीशन ट्रू है, बस एक सिंगल कंडीशन भी यदि फॉल्स हो गया, पूरा कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। सुना आपने ध्यान से, सारे कंडीशन ट्रू रहा स्टिल मैटर नहीं करता, यदि एक भी कंडीशन फॉल्स हो गया तो पूरी कंडीशन का जो आउटपुट होगा वो क्या हो जाएगा। यदि सारे फॉल्स हैं और एक ट्रू है तब भी कोई इंपैक्ट नहीं होगा, तो भी पूरी की पूरी रिजल्ट क्या होगी आपकी। मतलब एक भी फॉल्स गलती से हो गया, चाहे सारे ट्रू रहे होंगे या सारे फॉल्स एक भी ट्रू है, तब भी कोई फायदा नहीं है। यदि सारे के सारे कंडीशन ट्रू हैं, ऑल कंडीशन ट्रू, तब हमारा रिजल्ट का क्या होगा, समझ में आया आपको। और यदि सारा फॉल्स तो ऑब्वियसली फॉल्स ही होगा, नहीं यदि सारा फॉल्स है तो क्या होगा। तो ये चीज ध्यान रखना है, देखो लॉजिकल एंड ऑपरेटर के साथ बस ये याद रखना कि एंड में ट्रू कब होता है, जब सारे ट्रू होते हैं। बस यही एक चीज याद रखना कि एंड में क्या होता है, जितने भी कंडीशन लगाए हैं वो सारे ट्रू हैं, तभी रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। यदि एक भी फॉल्स हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगा। ये बस एक ही चीज याद रखना है। मतलब एंड का भी यूज करोगे जब आपको सारे मैंडेटरी केसेस में काम करना हो, मतलब उस पर्सन का एज 25 से ग्रेटर होना ही चाहिए, सीक्वल में परफेक्ट होना ही चाहिए, पाइथन उसे आना ही चाहिए, डेटा साइंस तो आता ही होगा, नहीं एक्सेल तो है ही। यदि ये सारे ही आते होंगे तब उसे हम क्या है, कब क्या ज्वाइन कराएंगे, एज ए डेटा एनालिस्ट। तो ये ऐसी सिनेरियो जहां पे सारे मैंडेटरी फील्ड हो, तो वहां पे क्या यूज करते हो, एंड। कोई भी एक नहीं आ रहा है, मतलब वो पर्सन हमारे सिलेक्टेबल नहीं, समझ रहे हो, उस केस में क्या यूज करेंगे आप, एंड। तो अभी जैसे हम यहाँ पे एंड लगा दें तो देखिए हमारा आउटपुट क्या आने वाला है, जैसे हम इस केस में बताता हूँ मैं आपको। आई एम यूजिंग हियर एंड ऑपरेटर, अगेन आई एम यूजिंग हियर एंड। तो कितने कंडीशन बताना मुझे, तीनों कंडीशन हो गए ना। कंडीशन वन देखो, कंडीशन टू, कंडीशन थ्री। तो इसका आउटपुट क्या आएगा बताओ, एक्स इज लेस देन वाई, एक्स की वैल्यू क्या है 45, वाई की वैल्यू क्या है 68। अरे ट्रू ना, 45 लेस देन 68, यस ट्रू। ट्रू, अच्छा ठीक है। वाई और जेड बराबर है नो। अब फॉल्स एक ही हो ही गया तो आगे चेक करने की वैसे जरूरत होगी नहीं चाहिए, क्योंकि एक फॉल्स हुआ मतलब पूरी कंडीशन क्या हो जाएगा, फॉल्स। इसका क्या होगा, जेड इज ग्रेटर देन वाई, देखो जेड की वैल्यू 88 है और एक्स की वैल्यू क्या है 45, ये कंडीशन ट्रू है, मतलब दोनों कंडीशन ट्रू है, बट स्टिल एक भी फॉल्स हुआ तो हमारा आउटपुट क्या होने वाला है, देखो फॉल्स आ रहा है हमारा आउटपुट, देखिए। नहीं, दूसरी सिनेरियो देख लीजिए आप इसी में, ये नॉट इक्वल टू यदि मैं लगा देता अब क्या होता बताइए। देखो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू कंडीशन ट्रू, ये भी कंडीशन ट्रू, तो सारे कंडीशन ट्रू है, देन हमारे केस में क्या आउटपुट आएगा, समझ में आ गया ना सभी को, यस और नो, सबको क्लियर हुआ। ये था हमारा एंड का नेचर, एंड क्या करता है इस तरह से वर्किंग। और का करवाता हूँ यूज। और भी क्या होता है, जैसे हमने मल्टीपल कंडीशन के साथ कर रहे हैं, C1 C2 C3 C4 वट एवर कंडीशन रहा हो उसको, और रिजल्ट लास्ट में है। देखो इसमें क्या होता है कि सारे के सारे कंडीशन यदि स्टार्टिंग में फॉल्स है, हमारे सारे फॉल्स हैं, बस एक ट्रू हो गया तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, ट्रू। मतलब सारे फॉल्स हैं, बस एक भी कंडीशन ट्रू है तो पूरी रिजल्ट क्या हो जाएगी, ट्रू। सारे ट्रू हैं तब तो कोई बात ही नहीं है, सारे ट्रू है एक फॉल्स है तो इसका कोई इंपैक्ट ही नहीं होगा, क्योंकि एक भी ट्रू था तो ट्रू था, यहाँ पे जितने सारे ट्रू है तो स्टिल ट्रू होगा। जब सारे के सारे केस फॉल्स हुए हैं, सारे फॉल्स हुए हैं, तभी हमारा रिजल्ट होगा फॉल्स। और सारे ट्रू हुए तो क्या होगा, आउटपुट ट्रू होगा ऑब्वियसली। मतलब और में क्या नहीं याद रखना है कि फॉल्स कब होगा, जब सारे फॉल्स होंगे।
जैसे एंड में क्या था कि सारे ट्रू होने चाहिए तभी ट्रू होंगे, उसी तरह से फॉल्स में सारे ही फॉल्स होंगे तभी हमारा फॉल्स। लेकिन एक भी कंडीशन ट्रू हो गया तो रिजल्ट क्या हो जाएगा? नहीं, मतलब एक नेता बनने के लिए 10th पास नहीं हो तो भी कोई इशू नहीं है, और क्या हाइट 3 फुट हो तो भी कोई इशू नहीं है। बट एक कोई एक कंडीशन रिचेस्ट है, बस एक कंडीशन फुलफिल हो गया, जो घर से रिचेस्ट फैमिली से, बस ओके डन। मतलब कोई एक कंडीशन ट्रू है बस वो काम कर सकता है, नहीं तो ऐसी